दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं में देख रहे थे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को। पार्ट 1 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो सीरियस होने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है। अगर तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो जुट जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, 2 बार 3 बार अगर सेमेस्टर बैक लगता है, अगर 3 बार जो है 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपका जो है पूरी तरीके से डीएलएड ही रद्द हो जाएगा, आप सभी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और उन विद्यार्थियों से पूछिए जो जिनका ये लग चुका है और अभी जो कोर्ट में ये विचाराधीन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये हम लोगों का पेपर भी टल रहा है। तो इन सभी के लिए जो है दोस्तों, आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें भी देख रहे हैं किस तरीके से जो है वहाँ पर 38% बच्चों को फेल कर दिए गए हैं। तो आप 38% अंदाज़ा लगाइए, 100 में 38 बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो थोड़ा-सा सीरियस हो जाइएगा। जितने भी मैं राजन सीरीज का वीडियो बना रहा हूँ लघुत्तरीय प्रश्नों का, अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पी, सभी को सीरियस होकर के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इसीलिए ये सभी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सभी जो है, जो नहीं अभी तक तैयारी कर पाए हैं तो उनके लिए कम से कम 80 लगभग 90% अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% से प्लस तो लेकर के यही आएंगे। लेकिन और भी बताना चाहेंगे कि सभी विषय को समान देखा करिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अन्य सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को जो है पूरा लेकर के फोकस चलिएगा। आइए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 61 लेते हैं। 12वीं पंचवार्षिक योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, देश की 12वीं पंचवार्षिक योजना 2012-17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं, औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 80% निर्धारित किया गया है। योजना आयोग की संतुति राष्ट्रीय विकास (एनडीसी) ने इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.2% से घटा करके अब 80% कर दिए गए हैं। इस संशोधन के साथ 12वीं योजना के दस्तावेज को परिषद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में समान जो संपन्न बैठक हुई थी उसको स्वीकार किया गया। यह दूसरा अवसर रहा है। इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है घटा दिया गया, और योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य लगभग 9% का निर्धारित किया गया था, जिसके बाद सितंबर में 2012 में इसको घटा करके 8.2% कर दिए गए। लगभग 0.8% लगभग घटा दिया गया था। और देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद 7.9% अंतरिम वार्षिक वृद्धि प्राप्त की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की अवधि में गैर कृषि क्षेत्र रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजित करने तथा देश में निर्धारित अनुपात में 10% बिंदु की कमी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। आगे देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य एक दृष्टि में। तो आइए देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय क्या है और कैसे कार्य करता है, सभी को विस्तार में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य जो है 80% था, ठीक है। और दूसरा है, कृषि के क्षेत्र में 4% का, विनिर्माणी क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। और तीसरा पॉइंट है, योजना अवधि के गैर क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ के अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य किए गए। चौथा है, योजना के अंत में निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में
पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक देश में शिशु और मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व दर को 1 प्रति हजार, मतलब एक व्यक्ति पर 1,000 जीवित मतलब है, तो तक ये जो है लाने की, मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के बालक का लिंगानुपात लगभग 1,000 पर 950 का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखेंगे, और ये भी जो तय किया जाता है वो दोस्तों जनसंख्या 1,000 पर तय किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो कोई भी अगर आपको संसद से कानून बनवाना है तो क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संघ की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित कार्य संसद करती है, इसीलिए भारत में संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कानूनों का निर्माण करता है। कानून संबंधित सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के समक्ष आते हैं, और ये विधेयक जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, और पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। अब इनको भी देख लेते हैं, कौन सा साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है। तो पहला पॉइंट है साधारण विधेयक। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्रियों तथा संसद के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे पहले सदन में 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, और इसके पश्चात संसद के दूसरे सदन में जाता है, और यहाँ उसे उन्हीं सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो पिछले प्रक्रिया से गुजरा था, वही जो है आगे भी गुजरेगा। ठीक है, दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद जो है, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, इन दोनों में जब पास हो जाता है तब वह जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उसको स्वीकार करते हैं अर्थात उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह जो है कानून बन जाता है। दूसरा है धन विधेयक, अर्थात धन पर अगर कोई विधेयक पारित करना हुआ, बनाना हुआ नियम, तब क्या करेंगे। तो संसद में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में भी वे ही सब स्तर होते हैं और जो साधारण विधेयक में होते हैं, जिनसे होकर के साधारण विधेयक गुजरता है। यह विधेयक पहले लोकसभा प्रस्तुत करता है, फिर बाद में राज्यसभा जो है 14 दिन के अंदर इस विधेयक पर विचार करना होता है। अगर उसे लौटाना चाहे तो यह इसके पश्चात अर्थात 14 दिन के अंदर अगर पास नहीं करती है तो इसको जो है राष्ट्रपति की अनुमति से जो है इसको प्रस्तुत करके वृत्ति द्वारा इसे बजट में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं तो इसको जो है हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं 14 दिन के बाद या अंदर में। ठीक है, चूंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमानित पर लोकसभा में पेश किया जाता है, इसीलिए संसद द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति प्रायः अनुमति प्रदान कर देते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह शिक्षा का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न संख्या 63 है, केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए, और इसमें पहला पॉइंट है निगम कर, कंपनी कर, और दूसरा है आयकर, तीसरा है संघ उत्पादन शुल्क, चौथा है सेवा कर, पांचवा है सीमा शुल्क, छठवां है बैंक की ब्याज आदि। प्रश्न संख्या 64 है, निम्न के विषय में लिखिए। का है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, और ख है भारत के प्रधानमंत्री का नाम, ग है भारत के कुल राज्यों की संख्या, और क है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है दोस्तों, ठीक है। जो राज्य होते हैं ये वही जो है इसको समझ सकते हैं, ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। प्रश्न संख्या 65, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का परिणाम हुआ। उत्तर है हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध। पहला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेरशाह को नियंत्रित
करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा और 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हो गया और इस युद्ध के दौरान हुमायूं जो है पराजित हो गया और उसे भगा करके किसी भी प्रकार से जो है भाग करके अपनी जान बचा ली और वो जो है भगा ही रहा था दोस्तों मारने के लिए, लेकिन जो है किसी प्रकार से इसने भाग करके अपनी जान बचाई। दूसरा है कन्नौज का युद्ध। शेर शाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 में कन्नौज में हुमायूं एवं शेर शाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर अपना अधिकार शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है। केंद्र सूची के 4 प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए और पहला इसमें संविधान में केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची में दिए गए हैं। पहला है रेलवे, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है हवाई जहाज, चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रश्न संख्या 67 है। भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधित अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कार्यपालिका संबंधित अधिकार और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः इसके कार्यपालिका संबंधित अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं। वह भारत की जल, थल एवं नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिपति होता था और भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। भारत के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपालों और दूसरे देश में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 68। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर है भारत की संकटकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुसार संकट 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा युद्ध, आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट, जैसे बाहर के देशों का आक्रमण अगर या हो रही है या किसी भी आंतरिक ही अशांति हो गई, दंगा फसाद ये सभी हो रहेंगे तो यहाँ पर जो है। दूसरा है संवैधानिक संकट, अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार शासन विफल हो जाने से उत्पन्न संकट। तीसरा है वित्तीय संकट अथवा आर्थिक संकट। उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल 2 माह तक प्रभावी रह सकता है और इस घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन भी किया जाना जरूरी होता है। आगे देखेंगे युद्ध या आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट की घोषणा होते ही राज्य सरकारों के सभी अधिकार संघ सरकार के हाथ में आ जाते हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों को भी आदेश दे सकती हैं, नागरिकों के मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं और अब तक राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के संकट की घोषणा कई बार जो है हो चुकी है। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर उस राज्य की विधानसभाओं को निलंबित किया जा सकता है। उस राज्य का शासन राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, जो भी जहां भी जिस भी राज्य में होगा तो वो जो है सीधे जो है राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल अपने सलाहकार की सहमति से राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है और इस प्रकार के संवैधानिक संकट के कारण अब हम भारत तक के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। और देखेंगे प्रश्न संख्या 69। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। उत्तर है भारत के उत्तरी विशाल मैदान भौगोलिक वर्णन इस प्रकार है। पहला है इस मैदान की रचना उर्वरक जड़ोड़ मिट्टी से होती है, अतः
यह मैदान विविध प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें जूट, चावल, गन्ना, गेहूँ, कपास आदि। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग धंधे भी विकसित हैं। दूसरा है, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तीसरा है, ढाल कम होने के कारण इस मैदान भाग की नदियां जल परिवहन के योग्य हैं। चौथा पॉइंट है, इस मैदान के समतल होने के कारण रेल मार्गों का यह सघन जाल बिछा है। पांचवा पॉइंट है, इस मैदान को सभ्यता की जननी कहा जाता है। छठवां पॉइंट है, नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद आदि महानगर एवं अनेक नगर इस भाग में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 70 है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए? तो उत्तर है, भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में अंग्रेज सफल रहे। मतलब भारत पर जो है अपना अधिकार जमाने के लिए जो है अंग्रेज सफल रहे। उन्होंने 100 से भी कम समय में संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में अपना आधार सुदृढ़ बनाकर उन्होंने अन्य भागों को जीता और 1849 में पंजाब पर अधिकार होने से पूरे भारत में स्वामी बन गए। कंपनी शासन के समय हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उस पर इंग्लैंड के उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तित हो रहे हैं। भाग की शक्तियों का पता लगाने तथा नए किस्म के करघों के आविष्कार के वस्त्र उद्योगों के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। शिल्पकारों के स्थल पर अब कारखाने कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ कर दिए। इंग्लैंड में तथा उससे बाहर व्यापार का विस्तृत होने से जरूरत की वस्तुओं की मांग दिनों दिन बढ़ती गई और उस मांग की पूर्ति हेतु अधिक संख्या में कारखाने खुलते गए और इस प्रकार हाथ में माल की तैयारी करने वाले शिल्पकारों का स्थान मशीन कारखाने ले लिए। कारखानों के स्वामी बड़े उद्योगपति बन गए और उद्योग के क्षेत्र में इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो सारे कार्य जो है मशीनों से होने लगे और जो कार्य कर रहे थे कारीगर पहले जो भी थे तो उनको हटाया भी गया। जानते हैं दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिकीकरण आएगा तो जो है रिप्लेस किया जाएगा इंसानों को ही, क्योंकि मनुष्य जो है जो कार्य करता है उसका कार्य खुद मशीनें करती हैं। प्रश्न संख्या 71 है, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, भारत में संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करते हैं और निश्चित करता है कि ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध हों। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिक, कलाकारों, समाज सेवियों से चुन करके भेजा जाता है। शेष जो है 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों जो वोट देते हैं वहाँ पर ये विधानसभा में नहीं होता है। ठीक है, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं वो जो है हम लोगों के द्वारा जो चुना जाता है। ये किसको चुना जाता है? तो राज्यसभा को नहीं चुना जाता, ये राज्यसभा को चुना जाता है। ठीक है, और जो विधानसभा होती है उसको हम लोग चुनते हैं। विधानसभा में जो जाते हैं जिनको चुना जाता है वो जिसको जिताए रहते हैं उसको वो चुनते हैं राज्यसभा वालों को। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई होती हैं। तो हम लोग वोट दे सकते हैं लोकसभा को सदस्यों को जिताने के लिए और जो राज्यसभा है वो लोकसभा के सदस्यों को जिताने के लिए वोट देते हैं। परंतु कोई व्यक्ति
एक ही समय में संसद के दोनों सदन अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में नहीं हो सकते हैं, केवल एक में ही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? उत्तर है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वजों तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया एवं वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का पतन की ओर थी तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांध करके नेतृत्व कर सकते हों। संपूर्ण देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं रही। प्रश्न संख्या 73 है, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, या इसको पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे जो बाबर जो है विजयी हो गया पानीपत के युद्ध में? तो आइए जानते हैं। उत्तर है पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे जिन्हें अनेक युद्धों द्वारा अनुभव था और उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा का सारा प्रदेश उनके अधीन हो गया। प्रश्न संख्या 74 है, वारेन हेस्टिंग के सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। होस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की ही है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने हेतु उसने परीक्षण तथा शुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार नीति, राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिए और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया और हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले उम्मीदवारों को 5 वर्ष हेतु दिए गए और उन्हें भू स्वामित्व से मुक्त कर दिए गए। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पदच्युत कर दिए गए, पद मुक्त कर दिए गए। ठीक है, तो उसको निकाल दिया गया। भारत दीवानों की नियुक्ति की गई, जो भारत के लोग थे उनकी जो है नियुक्ति की गई। इन पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था के कृषकों को काफी हानि हुई। न्याय व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत उम्मीदवारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया और इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे। हिंदुओं के जो मामले थे उसका निपटारा हिंदू विधि से एवं मुसलमानों का मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क लेने पर जो है मनाही थी। शैक्षिक सुधार, आखिर शिक्षा में सुधार क्या हुआ, कैसे हुए?
सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा की स्थापना की है। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रम प्रदान किया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 75, लोकसभा के 4 कार्य बताइए। तो आइए देखते हैं लोकसभा के 4 कार्य कौन कौन से हैं। उत्तर है लोकसभा के 4 कार्य। पहला है कानून बनाना, दूसरा है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना, तीसरा है कानूनों में संशोधन करना, कोई भी कानून आएगा तो उसमें बदल सकते हैं, संशोधन बदल नहीं मतलब उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर सकते हैं। फिर चौथा है जनता पर कर लगाने वाले व्यय पर जो है निर्णय ले सकते हैं, जो भी कर लग रहा है। प्रश्न संख्या 76 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। उत्तर है न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना होना चाहिए, तीसरा है वह भारतवर्ष के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पद संभाल चुके होने चाहिए और भारत के किसी उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्ष तक वकीली कर चुके हों, तब जो है दोस्तों कानून का जो है महान ज्ञाता होंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 77 है हरित क्रांति का अर्थ क्या है और उनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 77 का उत्तर, हरित क्रांति के मध्य से वर्ष 1966-67 में कृषि उत्पादक के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। और आगे है हरित क्रांति की मुख्य बातें देखते हैं। पहला है आधुनिक उपज हेतु सुधारे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। आगे गेहूं की उन्नत की जो किस्में हैं जैसे साबरमती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा एवं धान की किस्में जैसे IR, ताइचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है रासायनिक खाद जैसे सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनिया, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया जाने लगा। इससे भी जो है दोस्तों फसलों की अच्छी उपज होने लगी, क्योंकि खाद जब बनने लगा तो जाहिर सी बात है होगी। तीसरा है जैविक खाद। जैविक खाद का उत्पादन जो है बढ़ने लगा। क्या होता है कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद की तद जो खली मतलब पत्ती जो होती है उससे भी खाद जो बनते हैं, जो देसी खाद जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, 78 है प्रश्न संख्या, और टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखते हैं। उत्तर है टुंड्रा प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन तथा उसके आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जल नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है, जैसे उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैम्स, साइबेरिया में याकुतचुंगची एवं सेमोयाड नाम की आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 79, लोहा उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा लोहा अयस्क। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इनमें से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें लोहे का 60 से 70% अंश होता है। अनुमान भारत में लौह अयस्क का कुल भंडारण 1.757 करोड़ टन है और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का जो है वह विश्व का चौथा स्थान है। ठीक है, जो विश्व है दोस्तों जितने भी देश हैं उसमें से भारत का जो है जो लोहा निकालता है वह जो है चौथा स्थान पर है।
तो काफ़ी ज़्यादा भारत से ही लोहा निकलता है। उत्पादन क्षेत्र भारत में लौह अयस्क मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 80 है। सम्राट अकबर की राजपूत नीतियों की समीक्षा कीजिए। उत्तर है सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना तो सम्राट का विस्तार हो सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाने रख सकता है। इसके लिए उन्होंने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया और इनमें अधिकांश राजपूत थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूत के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामित्व राजपूतों को अपनी सेवा में ले लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर में भगवान दास, राम सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह भी किए। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे दोस्तों, और 81 है इलाहाबाद की संधि की प्रमुख धारणाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है बक्सर के युद्ध की समाप्ति होने पर अंग्रेज एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, वीडियो को और बनाएं। नहीं तो ऐसा लगता है छोड़ो जाने दो, क्या ही मतलब होती है। ठीक है, तो अगर बेनिफिट हो रही तो कर दीजिए, उससे जो है मुझको भी समझ में आएगा कि नहीं बेनिफिट हो रही। नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उससे मुझे भी पता चलेगा, तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा कि वीडियो बनाना होता है या नहीं बनाना होता है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। दूसरा है मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिए। तीसरा पॉइंट है कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिए। और चौथा पॉइंट है अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़ करके अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। आगे देखेंगे, 9वां पॉइंट है नवाब के कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। और 8वां पॉइंट है मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब तथा क्लाइव को पारंपरिक सहयोग करना होगा। और 7वां पॉइंट है इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए और उनके पश्चात उनके पुत्र की पेंशन जो है वो वैध हो गई और वे नाम मात्र के शासक रह गए। प्रश्न संख्या 82 है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। भारत में कंपनी के शासनकाल की 2 नीतियां काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली नीति सहायक संधि नीति और दूसरी थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेलेस्ली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार का भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। ठीक है, कट्टर समर्थक जानते हैं दोस्तों, वो अंग्रेजी को जो है यहाँ पर अपना पूरी तरीके से लागू करना चाहते थे। और आगे है इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय राजाओं ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेज राज्य के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो
बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतया अपने परिवार अथवा निकट के संबंधी को ही जो है गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। प्रश्न संख्या 83 है, शेरशाह के राजस्व संबंधित सुधारों का उल्लेख करिए। उत्तर है, शेरशाह ने राजस्व संबंधित सुधारों के अंतर्गत 3 दरें निश्चित की थी, जिनमें राज्य की सारी पैदावार 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरता शक्ति के अनुसार निश्चित की जाती थी। भूमि की भिन्न-भिन्न उर्वरकता के अनुसार अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज के प्रति बीघे जोड़कर उनका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम में वसूल किया जाता था, जिनसे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को बहुत सुविधा हो जाती थी। आगे, इस्लाम शाह की मृत्यु तथा यह पद्धति निरंतर चलती रहती है। प्रश्न संख्या 84 है, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। तो आइए देखते हैं। उत्तर है, मुगल शासन काल में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपने चरम पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबर महल, लाहौर किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में आधारभूत पूर्व तथा आश्चर्यजनक उन्नति हुई और उनके काल में लाल किला, दीन ए खास, दीवान ए आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 85, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि से देश की आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। प्रश्न संख्या 86 है, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई थी। वह चित्रकला का पारखी था। चित्रकारों के नाम थे अब्दुल हसन, उत्साद, मंसूर, फारूक बेग, विशनदास, मनोहर आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचि रखता था। वह मुगल काल की स्थापत्य कला, बाबर ने इमारतों को, हेडिंग डाल करके लिखिएगा, बाबर ने इमारतें तो कई बनवाई, परंतु अब उनमें से 2 ही शेष बची हुई हैं। पहला है पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद और दूसरा है संभल जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली का आराम बाग एवं धौलपुर में चौकसी बावली का निर्माण। हुमायूं, दिल्ली स्थित दीन पनाह नामक भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शेरशाह के समय की 2 इमारतें दिल्ली के समीप पुराना किला मस्जिद 1540 से 44 तथा सासाराम का मकबरा अपनी सुंदरता और सुडौलता के कारण प्रसिद्ध हुए। आगे है
आगे है दोस्तों हेडिंग अकबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उनके काल की सबसे पहला भवन था। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, अकबर का किला इत्यादि। जहांगीर हेडिंग डाल करके अकबर का मकबरा सिकंदराबाद 1613 ईस्वी, शालीमार बाग श्रीनगर और शाहजहां। शीश महल, खास महल, दीवासेन खास, दीवाने खास और ताजमहल, लाल किला दिल्ली, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा आदि। अगला है औरंगजेब। दिल्ली की संगमरमर की छोटी सी मस्जिद, काशी में विश्वनाथ मंदिर, बीबी का मकबरा आदि। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। शिवाजी का जन्म तथा उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनके पिता के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर अगर आ जाए तो लिख पाएंगे दोस्तों? जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, अगर लिखना होगा तो 50 शब्दों में ही लिखना है, तो आसानी से उम्मीद है बना ले जाएंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों, ये राजन सीरीज जो है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए जो है समझाने में भी जो है क्या है कि ज़्यादा टाइम लेंगे तो भी जो है दिक्कत होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा होगा अगर समझाने पर चलेंगे तो, इसलिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, केवल एक बार आप सुनते चलेंगे तो स्पष्ट होता जाएगा। आइए उत्तर देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी के शिवनेर दुर्ग जुन्नर के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते थे और शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास काफी प्रभावित थे। शिवाजी का विवाह शाहबाई निम्बलकर से 1640 ईस्वी में हुआ। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 88 है। अष्टप्रधान के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए जानते हैं अष्टप्रधान होता क्या है। अष्टप्रधान में पहला है दोस्तों पेशवा। इसका मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है आमत्य। इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब की जांच पड़ताल करना तथा राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। तीसरा है मंत्री। इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाहियों का विवरण रखना। चौथा पॉइंट है चिटनीस। यह राजा के पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। पांचवा पॉइंट है सुमंत। यह राजा का विदेशी मंत्री होता था, विदेश का मंत्री होता था। और छठवां पॉइंट है इसका कार्य सैनिक की नियुक्ति करना तथा सेना को सुसंगठित करना तथा अनुशासित रखना था। आगे है 7वां पॉइंट पंडित राव तथा दानाध्यक्ष। और 8वां है न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 89 है। मराठा राज्य स्थापना में शिवाजी के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर शिवाजी की सफलता, विजय तथा उपलब्धियां। पहला है जालवी विजय। 1656 में शिवाजी के मोरे नामक मराठा सरदार जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। दूसरा पॉइंट है कोंकण विजय। 1657 ईस्वी के अंत में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण कर कल्याण, भिंडवो, चोल लाले तथा लोहगढ़ आदि पर भी अधिकार कर लिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचे तथा यहाँ पर उन्होंने एक प्रगतिशाली नौसेना का गठन किया। आगे है प्रश्न संख्या, तीसरा पॉइंट है इसमें, इसके बाद प्रश्न संख्या पर बढ़ेंगे। पुरंदर की संधि जानते हैं क्या है?
शिवाजी को दबाने हेतु औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेनापति बनाकर के दक्षिण की ओर भेजा। संधि शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दिए और जयसिंह ने शिवाजी को ऊंची आशाएं दे करके अपने साथ औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए राजी कर लिए। 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा गए। 1670 में सूरत को दोबारा लूट करके अपनी आर्थिक दशा को उसने ठीक कर लिए। और चौथा पॉइंट है बीजापुर से संघर्ष, अफजल खां की पराजय हो गई। और पांचवा पॉइंट है मुगलों से संघर्ष। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 90, शिवाजी के शासन प्रबंध का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। और भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या थी, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा हेडिंग में, शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शिवाजी का शासन प्रबंध मजूमदार के अनुसार। ठीक है, तो मजूमदार क्या कहते हैं, वह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा का प्रबुद्ध शासक भी था। पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन, पेशवा प्रधानमंत्री, दूसरा है आमद जिसको वित्त मंत्री कहते हैं, और तीसरा है मंत्री, चौथा है चिटनिस, और पांचवा है सुमंत जिसको विशेष मंत्री कहते हैं, छठवां है सेनापति, सातवां है पंडित राव या दानाध्यक्ष, और आठवां है न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा है प्रांतीय शासन में कौन कौन आते थे, तो प्रांतीय शासन में स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, अश्वसेना का विशेष महत्व, और चौथा है किले का प्रबंध। ठीक है, और पांचवा है सेना में कठोर अनुशासन, छठवां है शिवाजी के सैनिक सुधार, जो शिवाजी के सैनिक थे उनमें सुधार। तीसरा पॉइंट है आय के साधन क्या क्या थे, तो पहला हो जाएगा भूमि कर, दूसरा हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी, तीसरा हो जाएगा प्रजा को सुख संपन्नता, और चौथा है न्याय व्यवस्था। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।